नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल फॉर योर सक्सेस में। दोस्तों, घटना चक्र करंट अफेयर मैगज़ीन के आपने जनवरी से लेकर और मार्च 2022 के संस्करण के आपने सार संग्रह, एमसीक्यूज़ और एक्सप्लेनेशन वीडियो आपने देख लिए होंगे। इसके अलावा हमारा 2021 के प्लेलिस्ट में जाके आपने सभी वीडियोज़ को जो देख लिया होगा। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो इस आई बटन पे क्लिक करके उन सभी वीडियोज़ की प्लेलिस्ट को जाके आप आराम से देख सकते हैं। इस वीडियो में आपके लिए घटना चक्र करंट अफेयर मैगज़ीन के अप्रैल 2022 के संस्करण में से टॉप इम्पोर्टेंट जो कि एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं, उन 80 क्वेश्चंस की एमसीक्यूज़ को आपके लिए लिया है इस वीडियो में। मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होगा आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे जब भी हमारा अगला वीडियो अपलोड होगा, तो उसका नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे वीडियो में जो पॉइंट्स कवर करते हैं, उसमें हम इंटरनेशनल करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, आर्थिक और परिदृश्य वैश्विक सूचकांक जितने भी ग्लोबल इंडेक्स हैं, अंतरिक्ष कार्यक्रम और संयुक्त तो युद्ध अभ्यास हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं, चर्चित पुस्तकें, लेखक, महत्वपूर्ण दिवस, थीम और महत्वपूर्ण योजना, इन सभी को हम इस वीडियो में कवर करते हैं। ये हमारा जो वीडियो रहेगा करंट अफेयर्स का, इसके अंदर हमने 1 फरवरी 2022 से लेकर 5 मार्च 2022 तक के करंट अफेयर्स को उसमें कवर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन बनता है इस वीडियो का, फरवरी 2022 में हुए अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में विजेता कौन बना है? अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप। राइट आंसर इसका है ऑप्शन ए, भारत। भारत ने एंटीगुआ के सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में रिकॉर्ड 5वां खिताब जीतने के लिए इंग्लैंड को 4 विकेट से हराया था। भारत ने अपने इस वर्ल्ड कप विजेता के अंदर सबसे पहले भारत ने 2000 में, उसके बाद 2008 में, फिर 2012 में और 2018 में ट्रॉफी जीती थी। यश ढुल, मोहम्मद कैफ, विराट कोहली, उन्मुख चंद और पृथ्वी शॉ के बाद अब खिताब जीतने वाले 5वें भारतीय कप्तान बन गए हैं यश ढुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है? गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, इस पुस्तक के लेखक हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, नवदीप सिंह गिल। नवदीप सिंह गिल इनकी पुस्तक है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जिन्होंने कि टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए एकमात्र गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला कहां पर रखी गई है? इंडिया सेकंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम। इसका आंसर है ऑप्शन, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने जयपुर में भारत का दूसरा सबसे बड़ा और दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है। स्टेडियम में 75,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है। वर्तमान में अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि मोटेरा स्टेडियम है पहला, 1,32,000 दर्शकों की क्षमता वाला दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। उसके बाद नंबर 2 पे आता है ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, जहां पर 1 लाख दर्शकों के बैठने की क्षमता है। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2022 में कहां पर एक साथ 11.71 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक रिकॉर्ड बनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, उज्जैन। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 10 मिनट में 11.71 लाख मिट्टी के दिए जलाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया गया था। महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव ज्योति अर्पणम महोत्सव के हिस्से के रूप में ये दिए जलाए गए थे और उन्होंने 3 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनाए गए 9.41 लाख दियों को जलाने का रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। उज्जैन को महाकाल की भूमि के नाम से भी जाना जाता है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान, और जिन्होंने इनको ये प्रमाण पत्र दिया है। अगला क्वेश्चन, सतत विकास सूचकांक 2021 यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? सतत विकास सूचकांक 2021 में राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत को स्थान मिला है 120वां स्थान। सतत विकास रिपोर्ट यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 या सतत विकास सूचकांक कह सकते हैं 2021 के, भारत को 120वां स्थान प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष भारत की रैंकिंग रही थी 117, इस वर्ष भारत की रैंकिंग है इसमें 120। सूचकांक 17 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में देश की कुल प्रगति को ये मापता है। और पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है इसमें? तो पहला स्थान है फिनलैंड का, सतत विकास सूचकांक 2021। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा परम प्रवेगा क्या है? परम प्रवेगा, इसका आंसर है राइट ऑप्शन डी, इसका राइट होगा। यह एक सुपर कंप्यूटर है परम प्रवेगा।
बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने भारत में सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में से एक परम प्रवेगा को स्थापित और चालू किया है। इसको सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक जिसे कहते हैं के द्वारा इसको डिजाइन और विकसित किया गया है। सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा किसी भारतीय शैक्षणिक संस्थान में अभी तक का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया गया है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया गया है? आंसर इसका राइट है ऑप्शन ए, 3 मार्च को मनाया गया है हाल ही में विश्व वन्यजीव दिवस यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। विश्व वन्यजीव दिवस हर साल 3 मार्च को दुनिया के जंगली जीवों और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ये दिन हमें वन्यजीव अपराध और विभिन्न व्यापक आर्थिक, पर्यावरणीय, सामाजिक प्रभावों के कारण प्रजातियों की मानव प्रेरित कमी के खिलाफ लड़ने की आवश्यकता की भी याद दिलाता है। विश्व वन्यजीव दिवस 2022 जो कि इसकी थीम रखी गई है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना। 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्यजीव दिवस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित हुए प्रो कबड्डी लीग 2021 जो कि 8वां सीजन था प्रो कबड्डी लीग का, इसमें विजेता कौन सी टीम बनी है? आंसर राइट इसका है ऑप्शन बी, दबंग दिल्ली। कर्नाटक के बेंगलुरु में प्रो कबड्डी लीग सीजन 2008 के फाइनल में दबंग दिल्ली केसी ने पटना पायरेट्स को हराकर यह खिताब जीत लिया है। दबंग दिल्ली ने 3 बार के चैंपियन पटना पायरेट्स को हराया है, जबकि इस टूर्नामेंट में पवन सहरावत को 24 मैच में सर्वाधिक 304 रेड पॉइंट के लिए रेडर ऑफ द सीजन अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 के विजेता को 3 करोड़ का नगद पुरस्कार भी दिया गया है। प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 के विजेता हैं दिल्ली केसी। प्रो कबड्डी लीग जो कि कुल 8 सीजन अभी तक हो चुके हैं, 2014 से शुरू हुआ था। पहला सीजन जयपुर पिंक पैंथर्स के द्वारा जीता गया था। उसके बाद दूसरा सीजन यू मुंबा और उसके बाद तीसरा सीजन पटना पायरेट्स, चौथा भी पटना पायरेट्स और पांचवा भी पटना पायरेट्स। इसके बाद बेंगलुरु बुल्स, बंगाल वॉरियर्स और दबंग दिल्ली ने जो कि हाल ही में 2021-22 वाला जीता है सीजन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रूस के द्वारा यूक्रेन पर हमले के दौरान विश्व के सबसे बड़े विमान को नष्ट किया गया, उसका क्या नाम है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट, उसका क्या नाम है? आंसर राइट इसका है ऑप्शन ए, मारिया। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं फोटो इस सबसे बड़े विमान का। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण, रूस ने यूक्रेन के एंटोनोव 225 कार्गो विमान नामक दुनिया के सबसे बड़े विमान को नष्ट कर दिया है। विमान जो कि यूक्रेन की राजधानी कीव के बाहर नष्ट कर दिया गया था। हथियार निर्माता यूक्रोबोरनप्रोम के अनुसार एएन 225 मारिया को बहाल करने में अब 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक खर्च आएगा और इसमें 5 साल से अधिक का समय भी लग सकता है। यह विमान AN-225 विमान होस्टोमेल हवाई अड्डे पर स्थित था जब रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेनी हवाई अड्डे पर हमला किया था। इसे 27 फरवरी को यहाँ पर नष्ट कर दिया गया था। उसका नाम है AN-225 मारिया जो कि सबसे बड़ा विमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जन औषधि दिवस 2022 कब मनाया गया है? जन औषधि दिवस, आंसर इसका राइट है ऑप्शन ए, 1 से लेकर 7 मार्च के बीच में मनाया गया है जन औषधि दिवस, सप्ताह कह सकते हैं इसको, है ना? 1 से 7 मार्च के बीच में मनाया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा 1 मार्च से लेकर 7 मार्च 2022 तक के लिए जन औषधि दिवस या जन औषधि सप्ताह मनाया गया है। चौथे जन औषधि दिवस इसमें थीम रखी गई है जन औषधि जन उपयोगी। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने हेतु कौन सा मिशन शुरू किया है? उस मिशन का क्या नाम है? आंसर राइट है ऑप्शन इसका बी, ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा जो कि भारत के नागरिकों को यूक्रेन से निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारत सरकार ने रूस यूक्रेन तनाव के कारण यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा नामक एक निकासी मिशन शुरू किया है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे तनाव के कारण यूक्रेन को राष्ट्रों की सुरक्षा और रक्षा के लिए अधिकारियों द्वारा नो फ्लाइन जोन घोषित किया गया था। इससे कई भारतीय नागरिक यूक्रेन में फंस गए थे और भारतीय नागरिकों को देश वापस आने की मदद करने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा नामक एक विशेष निकासी मिशन चलाने का फैसला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का हाल ही में रूस का किस देश के साथ संघर्ष चल रहा है?
आंसर इसका राइट है ऑप्शन डी, यूक्रेन। 2014 में क्रीमिया पर आक्रमण के बाद से यूक्रेन लगभग 8 वर्षों से रूस के साथ युद्ध के भय में जी रहा था। रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से मतभेद है। रूस ने यूक्रेन को अपने देश के हिस्से के रूप में दावा किया और यूक्रेन के पश्चिम के साथ विकासशील संबंधों पर उन्होंने विरोध किया था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है जो कि पूर्व सोवियत संघ गणराज्य पर फिर से कब्जा करना चाह रहे हैं। ठीक है, उन्होंने अनुरोध किया है कि यूक्रेनी सेना ने अपने हथियार डाल दिए हैं। 1991 में इसकी समाप्ति से पहले रूस और यूक्रेन दोनों सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक संघ के सदस्य थे, जिसमें 15 गणराज्य शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, फरवरी और मार्च 2022 में एक्स धर्म गार्जियन 2022 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया था? जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है एक्स धर्म गार्जियन 2022। आंसर इसका राइट है ऑप्शन बी, भारत और जापान। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसे एक्स धर्म गार्जियन 2022 का तीसरा संस्करण 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 तक बेलागी बेलगाम कर्नाटक में इसका आयोजन किया गया। बेलगाम कर्नाटक में भारतीय सेना की 15वीं बटालियन, मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट और जापान की ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेज के मध्य यह अभ्यास किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी किया गया अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत को क्या स्थान मिला है? इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022। आंसर राइट इसका है ऑप्शन ए, भारत को मिला है 43वां स्थान। भारत ने अपने समग्र आईपी स्कोर 38.4% से 38.6% तक सुधार किया है और इसमें और देश अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में 55 देशों में से 43वें स्थान पर रहा है। यह इंडेक्स यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी किया जाता है। 2021 में भारत का स्थान रहा था 40वां, जबकि अब 2022 में भारत का स्थान रहा है 43वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? पहले स्थान पर है इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित हुआ मिलन 2022 भारतीय सेना के किस अंग का संयुक्त युद्ध अभ्यास है? मिलन 2022। आंसर राइट है ऑप्शन सी, भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी। भारतीय नौसेना के बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 का नवीनतम संस्करण 25 फरवरी 2022 से विशाखापत्तनम के भाग्य शहर में शुरू किया गया था। सिटी ऑफ डेस्टिनी इसका नाम है, वहां शुरू किया गया था। मिलन 2022 का आयोजन 9 दिन की अवधि में 2 चरणों में किया जा रहा है, जिसमें बंदरगाह चरण 25 से 28 फरवरी तक किया गया था और समुद्री चरण 1 से 4 मार्च तक निर्धारित किया गया था। भारत 2022 में अपनी स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का जश्न भी मना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने भारत के बाहर किस देश में आईआईटी स्थापित करने की घोषणा की है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूएई। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा भारत यूएई व्यापार समझौते के हिस्से के रूप में संयुक्त अरब अमीरात में भारत के बाहर अपनी पहली शाखा स्थापित करेगा। संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच हस्ताक्षरित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता सभी क्षेत्रों में संयुक्त रणनीतिक सहयोग के एक नए चरण की शुरुआत करेगा। राजधानी है अबू धाबी, राष्ट्रपति है खलीफा बिन जायद अल नहयान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में आयोजित होने वाले संयुक्त अभ्यास कोबरा वॉरियर 2022 में भारतीय वायुसेना हिस्सा लेगी? कोबरा वॉरियर्स 2022। आंसर राइट है इसका ऑप्शन बी, यूके। भारतीय वायुसेना 6 से लेकर 27 मार्च 2022 तक यूनाइटेड किंगडम के वॉडिंगटन में एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर्स 2022 नामक एक बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास में भाग लेगी। इंडियन एयरफोर्स लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस यूके और अन्य प्रमुख वायुसेनाओं के लड़ाकू विमानों के साथ अभ्यास में भाग लेगा। 5 तेजस विमान यूनाइटेड किंगडम के लिए उड़ान भरेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन किया है। इसका संबंध किससे है? किसान ड्रोन यात्रा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कृषि एग्रीकल्चर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड की एक पहल किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन किया है।
भारत के राज्यों में खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए भारत भर के विभिन्न शहरों और कस्बों में 100 किसान ड्रोन को हरी झंडी दिखाई गई है। उत्तर प्रदेश, पंजाब और गोवा सहित पूरे भारत के 16 राज्यों के 100 गांवों में 100 किसान ड्रोन स्थापित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नदियों के लिए नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप फॉर रिवर्स। राइट आंसर ऑप्शन इसका है सी, असम। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा ने गुवाहाटी में असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इसे राज्य परिवहन विभाग द्वारा आईआईटी मद्रास के प्रमुख वैज्ञानिक के राजू के सहयोग से विकसित किया गया है। असम की राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा। राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ब्लू इकोनॉमी एंड ओशियन गवर्नेंस के रोड मैप पर हस्ताक्षर किया है? किस देश के साथ में, उस देश का क्या नाम है? आंसर इसका राइट है ऑप्शन डी, फ्रांस। भारत और फ्रांस ने नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन ओशियन गवर्नेंस पर अपने द्विपक्षीय आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए एक रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और फ्रांसीसी विदेश मंत्री हैं जीन यवेस ले ड्रियन के बीच में ब्लू इकोनॉमी एंड ओशियन गवर्नेंस पर रोड मैप पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी हैं मैग्नस कार्लसन को किस भारतीय युवा शतरंज खिलाड़ी ने उनको हराया है? मैग्नस कार्लसन को। आंसर राइट है ऑप्शन बी, आर प्रज्ञानंद। भारत के किशोर शतरंज ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने एक ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट में दुनिया के नंबर 1 शतरंज चैंपियन नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन को हराकर इतिहास रचा है। द एयर थिंग्स मास्टर 2022 मेल्ट वायर चैंपियंस शतरंज टूर के 9 आयोजनों में से एक पहला है जो फरवरी से नवंबर 2022 तक आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है? खजुराहो डांस फेस्टिवल। राइट आंसर ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में 48वें खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन किया। इस साल समारोह में महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन परियोजना के बैनर तले 5 किलोमीटर दिल खेल के घूमो मैराथन का भी आयोजन किया गया था। तो खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया है खजुराहो, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की वायुसेना ने ईस्टर्न ब्रिज 6 नामक द्विपक्षीय अभ्यास का आयोजन किया है? राइट आंसर इसका है ऑप्शन सी, ओमान। भारतीय वायुसेना और रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान ने राजस्थान में वायुसेना स्टेशन जोधपुर में 21 से लेकर 25 फरवरी तक ईस्टर्न ब्रिज 6 नामक एक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास का आयोजन किया। ईस्टर्न ब्रिज 6 अभ्यास का यह 6वां संस्करण था। यह अभ्यास दोनों वायुसेनाओं के बीच में परिचालन क्षमता और अंतर संचालनीयता को बढ़ाने के अवसर प्रदान करता है। तो भारत और ओमान का वायुसेना का अभ्यास है ईस्टर्न ब्रिज 6। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2022 में संपन्न हुए शीतकालीन ओलंपिक में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? आंसर इसका राइट है ऑप्शन ए, नॉर्वे। 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेलों में के समापन समारोह 20 फरवरी 2022 को बीजिंग के नेशनल स्टेडियम्स, जो कि बर्ड्स नेस्ट के रूप में जाना जाता है, में आयोजित किया गया था। बीजिंग चीन में 2022 शीतकालीन ओलंपिक, जो कि 4 से लेकर 20 फरवरी 2022 तक आयोजित किया गया था। 7 खेलों में 15 विषयों में रिकॉर्ड 109 कार्यक्रम इसमें हुए थे। नॉर्वे लगातार दूसरे शीतकालीन ओलंपिक के लिए पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा, जिसने कि 37 पदक जीते, जिसमें 16 स्वर्ण पदक शामिल हैं। इसके बाद जर्मनी कुल 27 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। चीन इसमें 15 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। खेल में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व पुरुष अल्पाइन स्कीयर आरिफ खान ने किया था। उद्घाटन समारोह के दौरान देश के ध्वजवाहक थे। इस बीच समापन समारोह के दौरान एक स्वयंसेवक ध्वजवाहक था। भारत इन खेलों में कोई भी पदक
नहीं जीत सका है इन बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस महारत्न कंपनी को भारत की सबसे भरोसेमंद कंपनी का अवार्ड दिया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, कोल इंडिया। भारत सरकार की महारत्न कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड, जो कि भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी का पुरस्कार उसको मिला है। कोल इंडिया को यह सम्मान कोलकाता में उद्योग मंडल एसोचैम द्वारा आयोजित एनर्जी मीट एंड एक्सीलेंस अवार्ड समारोह के दौरान मिला। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा खिलाड़ी प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पदार्पण मैच में 13 शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी बना है भारत का? उनका क्या नाम है? आंसर राइट इसका है ऑप्शन सी, साकिबुल गनी। स्क्रीन पर उनका फोटो देख सकते हैं, जिन्होंने कि अपने पहले ही पदार्पण मैच में प्रथम श्रेणी के 13 शतक लगाया है। बिहार के साकिबुल गनी खेल के इतिहास में अपने प्रथम श्रेणी पदार्पण पर 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने जादवपुर यूनिवर्सिटी कैंपस ग्राउंड जादवपुर बंगाल में मिजोरम के खिलाफ फ्लैट ग्रुप रणजी ट्रॉफी मैच में 405 गेंदों में 341 रन उन्होंने बनाए थे। साकिबुल गनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे पोलियो उन्मूलन के लिए हिलाल पाकिस्तान अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हिलाल पाकिस्तान। आंसर राइट है ऑप्शन बी, बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक और परोपकारी हैं बिल गेट्स को पाकिस्तान में पोलियो उन्मूलन में मदद करने के उनके प्रयासों के लिए हिलाल पाकिस्तान देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान से उनको सम्मानित किया गया है। गेट्स एक दिन के पाकिस्तान दौरे पर हैं और थे और उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से मुलाकात भी की थी। उन्होंने राष्ट्रीय कमान और नियंत्रण केंद्र का भी दौरा किया, जो कोविड-19 पर अंकुश लगाने के प्रयासों की देखरेख करता है। तो हिलाल पाकिस्तान अवार्ड दिया गया है बिल गेट्स को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 550 टन क्षमता का गोबर धन संयंत्र का उद्घाटन किया है? गोबर धन संयंत्र जो कि 550 टन का है। आंसर राइट है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मध्य प्रदेश के इंदौर में 550 टन क्षमता वाले गोबर धन बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया है। यह एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट है, जिसमें 150 करोड़ रुपए की लागत से इसको तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 2021 के लिए फीफा ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का अवार्ड किसे दिया है? पुरुष फुटबॉलर का अवार्ड दिया गया है रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की। नेक्स्ट, 2021 के लिए फीफा ने सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का अवार्ड किसे दिया है? आंसर राइट है एलेक्सिया पुटेलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन सा बना है? भारत की जो यूपीआई प्रणाली है, आंसर इसका राइट है ऑप्शन बी, नेपाल। नेपाल भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला देश पहला देश होगा, जो पड़ोसी देश भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की डिजिटल अर्थव्यवस्था को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। एनपीसीआई की अंतर्राष्ट्रीय शाखा एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने सेवाएं प्रदान करने के लिए गेटवे पेमेंट सर्विस और मनम इन्फोटेक के साथ हाथ मिलाए। तो भारत की जो यूपीआई प्रणाली है, जिसके द्वारा पेमेंट किया जाता है ऑनलाइन, वह अब नेपाल के द्वारा अपनाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जल टैक्सी सेवा कहां पर शुरू की गई है? वाटर टैक्सी सर्विस कहां पर शुरू की गई है? आंसर राइट है इसका ऑप्शन डी, मुंबई। केंद्रीय बंदरगाह और नौवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई महाराष्ट्र के नागरिकों के लिए सबसे प्रतीक्षित जल टैक्सी सेवा को वस्तुतः झंडी दिखाकर उन्होंने रवाना किया है। वाटर टैक्सी सेवाएं डोमेस्टिक क्रूज टर्मिनल से शुरू होंगी और महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक यानी कि नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर कौन बने भारत के पहले? आंसर इसका राइट होगा बी, जी अशोक कुमार। ये स्क्रीन पर इनका फोटो देख सकते हैं। सेवानिवृत्त वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार को भारत सरकार के द्वारा भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक यानी कि नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर उनको नियुक्त किया गया है।
जबकि भारत के नौसेना प्रमुख कौन है वर्तमान में? एडमिरल आर हरिकुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किसके लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को मंजूरी दी है? न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। आंसर इसका राइट है ऑप्शन सी, वयस्कों के लिए, यानी कि एडल्ट एजुकेशन है यहाँ पर, उसके लिए शुरू किया गया है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए 2022 से 2027 की अवधि के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम नामक एक नई योजना को मंजूरी दी है। ये योजना देश के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के गैर साक्षर लोगों को कवर करेगी। सरकार ने अब देश में वयस्क शिक्षा शब्द को सभी के लिए शिक्षा के रूप में बदल दिया है। और वर्तमान में केंद्र शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। अगला क्वेश्चन। हाल ही में बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? खादी के ब्रांड एम्बेसडर। आंसर इसका राइट है ऑप्शन ए, मनोज तिवारी। भोजपुरी गायक और भाजपा सांसद मनोज तिवारी को खादी और बिहार के अन्य हस्तशिल्प का ब्रांड एम्बेसडर उनको बनाया गया है। राज्य के मंत्री हैं सैयद शाहनवाज हुसैन ने यह घोषणा की है। वो बिहार के खादी और अन्य हस्तशिल्प के लिए ब्रांड एम्बेसडर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने G20 सचिवालय का गठन किया है। भारत 2023 में G20 के कौन से संस्करण की मेजबानी करने वाला है 2023 में? आंसर राइट इसका है ऑप्शन बी, 18वां। भारत G20 के 18वें संस्करण की मेजबानी करेगा 2023 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। G20 शिखर सम्मेलन 2023 जो कि भारत 18वें संस्करण का जो भारत मेजबानी करेगा, इसकी तैयारी के लिए भारत सरकार ने G20 सचिवालय और इसकी रिपोर्टिंग संरचनाओं की स्थापना को मंजूरी दी है। इसके अंदर जो सदस्य होंगे इस सचिवालय में, इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और जो भारत के G20 शेरपा पर नियुक्त किया गया है, उनका नाम है पीयूष गोयल। इसके अलावा वर्तमान में अभी G20 का जो 17वां संस्करण है वो अक्टूबर 2022 में बाली इंडोनेशिया में इसका आयोजन होगा। उसके बाद जो 18वां संस्करण होगा 2023 में, वो भारत में, यानी भारत उसकी मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? मरु महोत्सव 2022। राइट आंसर ऑप्शन इसका डी है, राजस्थान। प्रसिद्ध जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल, जिसे गोल्डन सिटी के मरु महोत्सव के रूप में जाना जाता है, राजस्थान के जैसलमेर के पोकरण गांव में ये 13 से 16 फरवरी 2022 तक इसकी शुरुआत की गई थी। ये 4 दिवसीय वार्षिक कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत एक रंगीन भव्य जुलूस के साथ की गई थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में अशोक गहलोत और राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? सीबीएसई के, यानी स्क्रीन पे इनका फोटो आप देख सकते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, विनीत जोशी को बनाया गया है सीबीएसई का चेयरमैन। आईएएस विनीत जोशी को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि किस सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का उनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने आईएएस मनोज आहूजा की जगह ली है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सौभाग्य योजना के तहत कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? सौभाग्य योजना के अंतर्गत आंसर का राइट है ऑप्शन ए, यानी कि राजस्थान पहले स्थान पर है सौभाग्य योजना के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। सौभाग्य योजना के तहत राजस्थान में सौर आधारित स्टैंड अलोन सिस्टम के माध्यम से विद्युतीकृत घरों की अधिकतम संख्या है। सौभाग्य योजना के तहत पिछले साल 31 मार्च तक 2.8 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया था। इसके अंदर सौभाग्य योजना के तहत राजस्थान में सौर आधारित स्टैंड अलोन सिस्टम के माध्यम से 1,32,682 घरों का विद्युतीकरण किया गया था। दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है, तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 को हाल ही में किस रॉकेट के द्वारा उसको लॉन्च किया है? उस रॉकेट का क्या नाम है? आंसर इसका राइट है ऑप्शन सी, PSLV C-52। PSLV C-52 के द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 को लॉन्च किया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं। इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 दो छोटे उपग्रहों को वांछित कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है।
साल 2022 में यह इसरो का पहला लॉन्च मिशन था। उपग्रहों को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पहले लॉन्च पैड से लॉन्च वाहन PSLV C-52 रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। हाल ही में इसरो के चेयरमैन अभी बदल गए हैं, पहले के सिवान थे, अब इसरो के अध्यक्ष और कौन है? डॉक्टर एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेल वाणी FM 18.77 नामक रेडियो चैनल कहाँ लॉन्च किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर डी, इंदौर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में इंदौर की सेंट्रल जेल ने अपना रेडियो चैनल जेल वाणी FM 18.77 शुरू किया है। इस रेडियो चैनल के माध्यम से जेल में बंद कैदियों को दुनिया में हो रही घटनाओं के बारे में उनको पता लगेगा। मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं मंगू भाई सी पटेल और मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन बी, देबाशीष मित्रा। देबाशीष मित्रा को वर्ष 2022-23 के लिए द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में उनको चुना गया है। देबाशीष मित्रा जो कि ICAI परिषद में अपने तीसरे कार्यकाल की सेवा कर रहे हैं, 34 से अधिक वर्षों से लेखांकन पेशे में हैं। चार्टर्ड अकाउंट्स होने के साथ साथ वे कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी भी हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए स्माइल योजना किस मंत्रालय ने शुरू की है? ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए उसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन यहाँ पर डी राइट होगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह ने स्माइल नामक केंद्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की है। स्माइल का मतलब है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल फॉर लिवलीहुड्स एंड एंटरप्राइज, इसका पूरा नाम है। नई अम्ब्रेला योजना का उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने के कार्य में लगे लोगों के कल्याणकारी उपायों को प्रदान करना है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए जो यह योजना शुरू की है इसके बारे में आप पूरा देख सकते हैं, यहाँ पर स्क्रीन पर इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं या बाद में इस PDF को डाउनलोड आराम से आप जाके कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम किसने शुरू किया है? आंसर राइट इसका है ऑप्शन बी, नाबार्ड। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सरकार भूमि और अन्य गैर प्रमुख संपत्तियों का मुद्रीकरण करने के लिए राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना कर रही है। राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना बजट घोषणा के अनुसार की जा रही है। इसे भारत सरकार के स्वामित्व वाली 100% इकाई के रूप में स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी किया गया है डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 यानी लोकतंत्र सूचकांक 2021, इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? लोकतंत्र सूचकांक यानी डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत को स्थान मिला है 46वां। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द EIU के अनुसार 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स की वैश्विक रैंकिंग में भारत 46वें स्थान पर है। इसके अलावा नॉर्वे जो कि इस सूचकांक में पहले स्थान पर है। यह सूची 10 फरवरी 2022 को प्रकाशित की गई थी। भारत ने इस सूची में 46वां स्थान अपना भारत ने प्राप्त किया है, जबकि नॉर्वे पहले स्थान पर है। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021। अगला क्वेश्चन, मुनीश्वर नाथ भंडारी कौन से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? मुनीश्वर नाथ भंडारी, आंसर राइट इसका है सी, मद्रास उच्च न्यायालय। कानून मंत्रालय के अनुसार न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उनको नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति भंडारी ने पिछले साल नवंबर में न्यायमूर्ति संजीव बनर्जी के मेघालय उच्च न्यायालय में स्थानांतरण के बाद मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला था। तो मुनीश्वर नाथ भंडारी बने हैं मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? कृमि मुक्ति दिवस, नेशनल डिवर्मिंग डे, कब मनाया गया है? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन यहाँ पर ए है, 10 फरवरी को, नेशनल डिवर्मिंग डे। लोगों को डिवर्मिंग के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस यानी नेशनल डिवर्मिंग डे मनाया जाता है। खास करके लिए 1 से लेकर 19 वर्ष की आयु के बच्चों को लिए सबसे कमजोर जो है उनके लिए मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा 2015 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की किस सुरंग को विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता मिली है?
सुरंग यानी टनल, और इसमें देख सकते हैं सबसे जो विश्व की लंबी राजमार्ग सुरंग का जो मिला है अवार्ड, वो मिला है अटल सुरंग। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, अटल टनल। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा अटल टनल को आधिकारिक तौर पर 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में उनको प्रमाणित किया गया है। अटल टनल, जो कि लेह मनाली राजमार्ग पर पूर्वी पीर पंजाल हिमालय रेंज में रोहतांग दर्रे के नीचे एक बनी एक राजमार्ग सुरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रैफिक इंडेक्स 2021 भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा बताया गया है इस ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 में? आंसर इसका राइट है ऑप्शन डी, मुंबई। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 के अनुसार दुनिया में सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों की सूची में मुंबई, जो कि भारत का है, उसको 5वां स्थान मिला है, जबकि बेंगलुरु को 10वां स्थान मिला है। ट्रैफिक इंडेक्स की वैश्विक शीर्ष 25 सूचियों के अनुसार इसमें दिल्ली और पुणे को भी स्थान मिला है। दिल्ली को 11वां स्थान मिला है, जबकि पुणे को 21वां मिला है। जबकि विश्व स्तर में बात करते हैं तो इस्तांबुल तुर्की को रैंकिंग के अनुसार दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर घोषित किया गया है, जबकि दूसरे स्थान पर मॉस्को है। पहले स्थान पर है इस्तांबुल तुर्की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत का सबसे पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनाया जाएगा? आंसर इसका राइट है ऑप्शन ए, सूरत। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना भारत की पहली बुलेट ट्रेन रूट होगी, जबकि सूरत शहर को भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हाल ही में चेयरमैन बने हैं एसएससी के, उनका क्या नाम है? राइट आंसर है एस किशोर। एस किशोर बनाए गए हैं एसएससी के नए चेयरमैन। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, वरिष्ठ अधिकारी एस किशोर को कर्मचारी चयन आयोग यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का अध्यक्ष उनको बनाया गया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने पद के अस्थायी रूप से उन्नयन और पद के भर्ती नियमों को स्थगित रखते हुए भारत सरकार के सचिव के पद और वेतन में किशोर की नियुक्ति की गई है। वर्तमान में वो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में वाणिज्य विभाग के विशेष सचिव के रूप में कार्यरत हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र, आंसर राइट इसका है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापित होगा। यह संयंत्र हर दिन 30 टन बायोमास फीड स्टॉक से 1 टन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व दलहन दिवस, विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर राइट इसका है ऑप्शन ए, 10 फरवरी को मनाया जाता है, वर्ल्ड पल्सेस डे। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा नामित विश्व दलहन दिवस यानी कि वर्ल्ड पल्सेस डे हर साल 10 फरवरी को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा वैश्विक भोजन के रूप में दालों के महत्व को पहचानने के लिए इस दिन की स्थापना की गई थी। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी जो मनाया गया हाल ही में 2022 में, उसकी थीम रखी गई थी, युवाओं को स्थायी कृषि खाद्य प्रणाली प्राप्त करने में सशक्त बनाने के लिए दलहन, ये इसकी थीम रखी गई थी। 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में चिन्हित किया और पहला विश्व दलहन दिवस यानी वर्ल्ड पल्सेस डे 2019 में मनाया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के निदेशक कौन बने हैं हाल ही में? हाल ही में डायरेक्टर ऑफ एनसीईआरटी कौन बने गए हैं? उसका आंसर है ऑप्शन डी, दिनेश प्रसाद सकलानी। ये इनका फोटो है जो कि एनसीईआरटी के हाल ही में निदेशक बनाए गए हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का उनको नया निदेशक उनको बनाया गया है। उन्होंने ऋषिकेश सेनापति का स्थान लिया है। नेक्स्ट, हाल ही में अलका मित्तल किस महारत्न कंपनी की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं? अलका मित्तल का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ओएनजीसी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इसका, ओएनजीसी में निदेशक मानव संसाधन अलका मित्तल को भारत के सबसे बड़े तेल और गैस उत्पादक ओएनजीसी के अंतरिम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में उनको प्रभार दिया गया है। वो महारत्न कंपनी में शीर्ष पद संभालने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। वो सुभाष कुमार की जगह लेंगी जो कि 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए थे। अगला क्वेश्चन है, 25 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का
आयोजन कहाँ पर हुआ? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है, विशाखापत्तनम। 25 फरवरी से 4 मार्च 2022 के मध्य में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 विशाखापत्तनम में इसका आयोजन किया गया था। मिलन 2022 के 11वें संस्करण का विषय सौहार्द, सामंजस्य, सहयोग है। भारत ने इसके लिए 46 देशों को आमंत्रित किया था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगोष्ठी है और विषय वस्तु विशेषज्ञता का आदान प्रदान करने के लिए इसको आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य को चुना गया है? आंसर इसका है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट, यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जिसका कहते हैं। तो आंसर इसका है ऑप्शन ए, एम जगदीश कुमार को बनाया गया है यूजीसी का नया अध्यक्ष। नेक्स्ट, भारत सरकार ने होशंगाबाद, शिवपुरी और बाबई के नाम परिवर्तन को मंजूरी प्रदान की है। ये किस राज्य से संबंधित है? होशंगाबाद, शिवपुरी और बाबई। आंसर राइट इसका है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। भारत सरकार ने मध्य प्रदेश के 3 स्थानों जिसमें होशंगाबाद का नाम अब नर्मदापुरम है, शिवपुरी को अब कुंडेश्वर धाम और बाबई को माखन नगर के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चोरी चोरा घटना के 100 वर्ष पूर्ण होने पर स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को श्रद्धांजलि दी गई है। यह घटना किस राज्य से संबंधित है? चोरी चोरा जो घटना है, आंसर राइट है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। 4 फरवरी 2022 को चोरी चोरा घटना को 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं। चोरी चोरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का एक कस्बा है। 4 फरवरी 1922 में इस स्थान पर एक हिंसक घटना में किसानों की भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगाकर 22 पुलिसकर्मियों को मार दिया था। इस घटना से आहत होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो कि 1922 से 23 को वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2022 को गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत की गई है। इसमें कितने जिले कवर किए जा रहे हैं? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, 416 जिले। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने वर्चुअल माध्यम से 7 फरवरी 2022 को गहन मिशन इंद्रधनुष 4 की शुरुआत की है। गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0 3 राउंड होंगे। यह देश के 33 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के 416 जिलों में संचालित किया जाएगा। मिशन इंद्रधनुष को दिसंबर 2014 में गर्भवती महिलाओं और बच्चों को कवर करने के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में 2022-23 के केंद्रीय बजट में शामिल एक स्टेशन एक उत्पाद योजना का संबंध किससे है? एक स्टेशन एक उत्पाद, यानी वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। आंसर राइट है इसका ऑप्शन बी, रेल परिवहन। रेलवे की व्यापक पहुंच और महत्व को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022-23 में 400 वंदे भारत ट्रेनों के अलावा वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की घोषणा की है। इसके तहत देश भर के रेलवे स्टेशनों पर उस जगह के खास उत्पादों की बिक्री के स्टॉल लगाए जाएंगे। नेक्स्ट, मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट किसने शुरू किया है? ऑपरेशन आहट। आंसर राइट है ऑप्शन डी, रेलवे सुरक्षा बल यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, आरपीएफ। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ द्वारा मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट शुरू किया गया है। यह मुख्य रूप से उन ट्रेनों पर केंद्रित होगा जो सीमावर्ती देशों से संचालित होती हैं। इसके तहत एक साइबर सेल्स का निर्माण किया जाएगा और जिसमें म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश से चलने वाली ट्रेनों पर अधिक केंद्रित ये होगा। केंद्रीय रेल मंत्री भारत के कौन है वर्तमान में? श्री अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में कंचौथ उत्सव मनाया गया है? कंचौथ उत्सव, इसका आंसर राइट है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। माघ महीने के शुक्ल पक्ष के दौरान प्राचीन कंचौथ त्योहार मुख्य रूप से नाग अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है। यह त्योहार जम्मू कश्मीर के चिनाब घाटी क्षेत्र में मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 कब हटाई गई थी? यह 6 अगस्त 2019 को हटाई गई थी। नेक्स्ट, 2021 में विश्व के केंद्रीय बैंकों में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बैंक कौन सा बना है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दूसरे स्थान पर है सोना खरीदने में। भारतीय रिजर्व बैंक ने विश्व के केंद्रीय बैंकों में सोने के दूसरे सबसे खरीदार के रूप में उभरा है, जबकि 2021 में सोने का सबसे बड़ा खरीदार बना है सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड। जबकि भारत का आधिकारिक स्वर्ण भंडार अगर देखा जाए तो विश्व में 9वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है,
फरवरी 2022 में रेल मंत्रालय ने कहाँ पर भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है? आंसर इसका राइट है ऑप्शन सी, किशनगंज। रेल मंत्रालय ने दिल्ली के किशनगंज में एक अत्याधुनिक कुश्ती अकादमी स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की है। यह भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी होगी। भारत के लिए ओलंपिक की कुश्ती प्रतिस्पर्धा में रेलवे के लिए ओर से सुशील कुमार, साक्षी मलिक, रवि कुमार और बजरंग पूनिया ने पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन, सीड योजना SEED ये योजना किसने शुरू की है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं इस योजना के बारे में। हाल ही में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने डिनोटिफाइड ट्राइब्स जिसे है ना, उनके लिए या एक आर्थिक अधिकारिता के लिए सीड योजना शुरू की है। डिनोटिफाइड ट्राइब्स कौन सी होती हैं? जैसे कि गैर अधिसूचित, खाना बदोश और अर्ध घुमंतु जो समुदाय हैं, उनके कल्याण के लिए इस योजना को शुरू किया गया है, सीड योजना। नेक्स्ट, हाल ही में 21वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2022 इसकी अध्यक्षता की है, मेजबानी की है। राइट आंसर ऑप्शन ए है, भारत के द्वारा की गई है। 16 से 18 फरवरी 2022 तक डिजिटल माध्यम से नई दिल्ली, भारत में वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। यह ऊर्जा और संसाधन संस्थान का एक वार्षिक कार्यक्रम भी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही देविका परियोजना का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? देविका प्रोजेक्ट। आंसर इसका राइट है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सूचित किया है कि जम्मू कश्मीर की 190 करोड़ लागत वाली ये देविका नदी परियोजना जून 2022 तक पूर्ण हो जाएगी। इस परियोजना को मार्च 2019 में शुरू किया गया था। इस परियोजना के पूर्ण होने पर नदियों के प्रदूषण में कमी आएगी और पानी की गुणवत्ता में सुधार होगा। तो देविका नदी परियोजना है जम्मू कश्मीर से संबंधित। नेक्स्ट, 10 से लेकर 14 मार्च 2022 को डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन कहां पर किया गया है? डेफ एक्सपो 2022। आंसर राइट है ऑप्शन डी, गांधीनगर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 18 फरवरी 2022 को डेफ एक्सपो 2022 की तैयारियों की समीक्षा की बैठक ली थी। गांधीनगर गुजरात में 10 से 14 मार्च 2022 के बीच में एशिया की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। 10 से लेकर 14 मार्च के बीच में ये द्विवार्षिक कार्यक्रम है। सबसे पहले 2016 में गोवा में, उसके बाद 2018 चेन्नई में, 2020 लखनऊ में और 2022 गांधीनगर में इसका आयोजन किया गया, डेफ एक्सपो 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा परामर्श 2022 क्या है? परामर्श 2022 इसका आंसर है कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप है। संस्कृति और संसदीय कार्य मंत्री अर्जुना मेघवाल ने बीकानेर जिला क्षेत्र में स्कूली छात्रों के लिए परामर्श 2022 कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप लॉन्च की। इस वर्कशॉप में बीकानेर जिले के 1000 से अधिक स्कूलों के लगभग 1 लाख छात्रों ने भाग लिया था, जो अब तक की सबसे बड़ी करियर कार्यशाला भी रही। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही थी ऊपरी भद्रा परियोजना का संबंध किससे है? ऊपरी भद्रा परियोजना। आंसर राइट है ऑप्शन बी, कर्नाटका। 16 फरवरी 2022 को कर्नाटक की ऊपरी भद्रा परियोजना को केंद्र सरकार की समिति द्वारा राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करने वाली यह कर्नाटक की पहली परियोजना है। इस परियोजना का क्रियान्वयन विश्वेश्वरैया जल निगम लिमिटेड द्वारा किया गया जा रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही लेवेंडर की खेती या बैंगनी क्रांति किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर है राइट ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। केंद्र सरकार अरोमा मिशन के तहत लेवेंडर की खेती या बैंगनी क्रांति के हिस्से के रूप में रामबन जिला जम्मू कश्मीर में शुरू करने की योजना बना रही है। इस मिशन के तहत डोडा जिले के किसानों को मुफ्त में लेवेंडर के पौधे वितरण किए गए थे। नेक्स्ट, फरवरी 2022 में चर्चा में रहा एंटोनिया, येलेनिया और जेनेप, ये तीनों ही क्या हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, तूफान, यानी कि स्टॉर्म है। इनके नाम है एंटोनिया, येलेनिया और जेनेप। बीते दिनों एंटोनिया तूफान ने यूरोपीय देश जर्मनी में भारी तबाही मचाई थी। 2007 में क्रिल के बाद यह सबसे तीव्र तूफान भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहे डोनेस्क और लुहांस्क क्षेत्र किस देश से स्थित हैं?
इसका आंसर है राइट ऑप्शन ए यूक्रेन। यूक्रेन से संबंधित दोनों ही ये क्षेत्र। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के अलगाववाद क्षेत्रों डोनेट्स्क और लुहांस्क को स्वतंत्र क्षेत्रों के रूप में मान्यता प्रदान कर दी है। इससे उन्हें सैन्य सहायता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है, जो कि पश्चिमी को एक सीधी चुनौती है। और रूस व यूक्रेन के बीच तनाव पैदा करने की सबसे बड़ी वजह यह बन गई है। ये देख सकते हैं हम दोनों ही क्षेत्र यूक्रेन, डोनेट्स्क और लुहांस्क। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केन ऑयल एंड गैस ने कहां पर तेल की खोज की है जिसका नाम दुर्गा रखा गया है? आंसर राइट है बाड़मेर, राजस्थान। 21 फरवरी 2022 को वेदांता समूह की कंपनी है केन ऑयल एंड गैस ने राजस्थान के बाड़मेर में तेल की खोज की है। यह ब्लॉक बाड़मेर जिले के चौहटन और गुड़ामालानी तहसील में स्थित है। इस ब्लॉक में वेदांता का 100% पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट है और इस क्षेत्र का नाम रखा गया है दुर्गा। ओके, अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा मिन्स्क समझौता किससे संबंधित है? मिन्स्क समझौता। आंसर राइट है ऑप्शन ए रूस और यूक्रेन विवाद। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन के खिलाफ सैन्य अभियान की शुरुआत की थी। 2 मिन्स्क समझौते हैं इसमें, जिसका नाम बेलारूस की राजधानी मिन्स्क के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 देख सकते हैं आप, ये समझौते हैं दोनों ही, एक ये है और एक ये, दोनों को ही हमने इसमें बता रखा है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं कि मिन्स्क समझौता क्या है। ये 2 समझौते हैं और ये नाम किस पर रखा गया है? बेलारूस की राजधानी पर नाम रखा गया है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, बाद में पीडीएफ को डाउनलोड करके आप रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा था स्विफ्ट क्या है? स्विफ्ट। आंसर राइट है वैश्विक पेमेंट सिस्टम है, ग्लोबल पेमेंट सिस्टम है स्विफ्ट। रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला किए जाने के बाद यूरोपीय देश और अमेरिका द्वारा रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन प्रतिबंध में रूस को स्विफ्ट यानी कि इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम से रूसी बैंकों को अलग कर दिया गया है। स्विफ्ट कोड क्या होता है? यह एक वैश्विक पेमेंट सिस्टम है जिसका पूरा नाम होता है द सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियली टेलीकम्युनिकेशन। यानी कि विदेश से जो पैसा ट्रांसफर किया जाता है बैंकों से, वो स्विफ्ट कोड के द्वारा आता है। जैसे हर बैंक का आईएफएससी कोड होता है, उसी तरह से हर बैंक का एक स्विफ्ट कोड भी होता है जो विदेश से पैसा मंगवाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट सद्भावना और प्रोजेक्ट आहरण का संबंध किस राज्य से है? इसका आंसर है ऑप्शन डी असम। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के नेतृत्व वाली असम सरकार ने प्रोजेक्ट सद्भावना के बाद प्रोजेक्ट आहरण शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रोजेक्ट आहरण के बाद दूर दराज के इलाकों में रहने वाली गरीब छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए इस योजना के द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। तो ये थे हमारे इस अप्रैल 2022 के घटना चक्र संस्करण के टॉप इंपोर्टेंट 80 एमसीक्यूज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को आप लाइक कर देना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल पर नए हो तो। पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें जहाँ आपको सारे पीडीएफ्स के लिंक वहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे। इसके अलावा हमारा पीडीएफ परचेज स्टोर है इंस्टा मोजो पे, वहाँ जाके आप किसी भी पीडीएफ को किसी भी समय परचेज करके हमारे चैनल को फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।